पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन दोबारा कराए जाए और आज़ादाना मॉनिटर्स के नीचे कराए जाए। जो वकला ये बारहा ये झूठ बोलते हैं उनके खिलाफ हम पाकिस्तान बार काउंसिल में दरख्वास्त देंगे कि इनका प्रोफेशनल जो लाइसेंस है उसको सस्पेंड किया जाए, क्योंकि ये मिसकॉन्डक्ट में आता है कि वो मोअज़्ज़िज़ जज हजरात को मिसलीड करते हैं, गुमराह करते हैं और दानिस्ता तौर पे करते हैं। क्योंकि तमाम जो मेरे हक में फैसले आए हैं मेंबरशिप के, उसमें फरीक पीटीआई था। इलेक्शन हुए ही नहीं, एक सिलेक्शन थी। दूसरा ये कि हमने उनसे इस्तदा की थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन दोबारा कराए जाए और आज़ादाना मॉनिटर्स के नीचे कराए जाए। और तीसरी हमारी इस्तदा ये थी कि ये कानून इंट्रा पार्टी का तमाम सियासी जमातों पर लागू किया जाए, ताकि पाकिस्तान में सियासी जमातें एक इदारा, जमहूरी इदारा बने और जो हमारी क़यादत है, जेन्युइन क़यादत, वो सामने आ सके। इस हवाले से आज हम इलेक्शन कमीशन में हमें नोटिस आया था, और ये भी मैं ज़रूर कहूँगा कि ये वही केस है जिसके बारे में सुर्खियाँ लगी थी, फेक न्यूज़ चली थी कि मेरी दरख्वास्त जो है वो मुस्तरद हो गई है। तो आज की कार्रवाई के बाद, जिसमें पीटीआई के नुमाइंदे भी शामिल थे, 14 तारीख की तारीख रखी गई है जिसमें तफसील से दलाइल दिए जाएंगे और फिर शायद कोई फैसले की तरफ हम करीब पहुंचेंगे। मैं आज ये ज़रूर कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला जो खुला झूठ और प्रोपेगेंडा कर रहे हैं मेरे खिलाफ कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रुकन नहीं हूं, यहाँ तक कि अब अदालती फोरम्स में भी उन्होंने ये झूठ बोलना शुरू कर दिया है। जैसा कि मीडिया में रिपोर्ट हुआ है कि कल पेशावर हाई कोर्ट के सामने उन्होंने जो पिटिशन दाखिल की थी इंट्रा पार्टी इलेक्शन को स्टे करने के लिए, ये जो प्रोसीडिंग्स हो रही है इलेक्शन कमीशन में, उसके बाद जो बयान आया एक नाम नहाद पीटीआई का जो चेयरमैन होने का दावा करता है उसकी तरफ से कि अकबर बाबर जो है वो 10 साल पहले उसको पीटीआई से फारिग कर दिया गया था। वो कहते हैं ना कि सब्र हमने बहुत किया, इस झूठ को हमने बहुत बर्दाश्त किया, लेकिन बस अब हम इनका मज़ीद ये झूठ बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इस सिलसिले में हमने ये फ़ैसला किया है कि तमाम अदालती फोरम्स में जहाँ पे ये झूठ बोलते हैं कि अकबर बाबर मेंबर नहीं है, हम इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले और अदालतों के, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसले, वो उनके सामने रखेंगे कि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। नंबर 2, जो वकला ये बारहा ये झूठ बोलते हैं उनके खिलाफ हम पाकिस्तान बार काउंसिल में दरख्वास्त देंगे कि इनका प्रोफेशनल जो लाइसेंस है उसको सस्पेंड किया जाए, क्योंकि ये मिसकॉन्डक्ट में आता है कि वो मोअज़्ज़िज़ जज हजरात को मिसलीड करते हैं, गुमराह करते हैं और दानिस्ता तौर पे करते हैं। क्योंकि तमाम जो मेरे हक में फैसले आए हैं मेंबरशिप के, उसमें फरीक पीटीआई था। तो पीटीआई को ये इल्म है, बखूबी इल्म है कि उनके खिलाफ इस मामले पे फैसले आ चुके हैं, उसके बावजूद वो अदालतों को मिसलीड करते हैं, मिसगाइड करते हैं। हम समझते हैं कि ये सरियन प्रोफेशनल मिसकॉन्डक्ट है, जिसके लिए हम पाकिस्तान बार काउंसिल से भी रुजू करेंगे। देखिए, जो पार्टी के जो नाम नहाद आज लीडर बनते हैं, जब खुला वो झूठ बोलते हैं अदालती फोरम्स में, आप अंदाज़ा लगाइए कि वो सियासत में क्या सच बोलेंगे। हमारा मुतालबा बड़ा सीधा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर हैं उनका बुनियादी आईनी हक है, ये फंडामेंटल राइट है, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में भी लिखा है कि हर सियासी जमात के वर्कर को ये आईनी कानूनी हक है कि वो अपनी क़यादत का इंतखाब करे। हमें इस बुनियादी हक से महरूम रखा गया। मेरे अलावा और भी 13 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो नुमाइंदे मेंबर्स हैं उन्होंने दरख्वास्तें दी हैं। तो ये सिर्फ मैं अकेला नहीं हूँ, और हज़ारों पीटीआई जो वर्कर हैं वो मुझसे राब्ते भी करते हैं, वॉइस मैसेज भी करते हैं और हमारे हिमायत भी करते हैं कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स की जंग लड़ रहे हैं। हमें सिर्फ ये एक हक चाहिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने वर्कर्स को आईनी हक से जो महरूम किया है वो हक हमें दिलाया जाए। ये इतना ही अहम है
जितना कौमी इलेक्शंस, क्योंकि जब तक सियासी जमातें खुद जमहूरी नहीं होंगी, खुद इदारा नहीं बनेंगी, खुद डेमोक्रेटिक नहीं होंगी, तो पाकिस्तान में कॉम्पिटेंट क़यादत का सामने आना नामुमकिन है। और ये सिर्फ एक इक़्तिदार की जंग है। हम दरख्वास्त करेंगे तमाम आईनी इदारों को कि इसको आप सही कॉन्टेक्स्ट में देखें कि ये हमारा बुनियादी हक सल्ब किया गया है। जब ये हमारा बुनियादी हक सल्ब किया गया है तो आइंदा इलेक्शन जो है वो खुद ब खुद उनकी जो हकीकत है वो सामने आ जाती है, क्योंकि जो सही नुमाइंदे हैं पाकिस्तान के और हर जमात के वो सामने नहीं आएंगे, उनको इस हक से महरूम रखा गया। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, आप फाउंडिंग मेंबर हैं, आप कहते हैं कि आप बहुत अरसे से जो है वो तहरीक इंसाफ का हिस्सा है। 9 मई के जिस तरह के वाकयात हुए, तमाम लोग गिरफ्तार हुए, इतनी परेशानियां आई, आपको किसी ने कुछ भी नहीं कहा, आप पे खरोच भी नहीं आई, कोई पर्चा नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, बहुत सारे ऐसे क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, मैंने आपको अर्ज किया कि मुझे पीटीआई के वर्कर जो हैं, जो बड़े करीब तरीन भी हैं पार्टी की लीडरशिप के बशमूल है फाउंडिंग चेयरमैन जो इमरान खान के, मेरे पास उनके वॉइस मैसेजेस हैं, वो मेरी मुकम्मल हिमायत करते हैं। जहाँ तक 9 मई का वाक़या रहा, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 3.5 साल इक़्तिदार में रही, और उस फ़िरौनियत के दौर में उन्होंने जो मज़ालिम किए मेरे समेत और अपने मुखालफिन के ख़िलाफ़, हम कभी भी आपके सामने हमने आके आपके सामने रोए नहीं। ये दावा किया जाता था कि मैं सबको रुलाऊंगा, तो याद रखिए कि अल्लाह का एक कानून है। अल्लाह का कानून कहता है कि जो जालिम है वो बराबर जुल्म का हकदार है। ये कुरान मजीद है, ये अकबर इस बाबर नहीं कह रहा। तो मैं पहले तो ये समझता हूँ कि आज जो इन पे मुश्किल हालात हैं, मुझे उस पर अफसोस होता है। जहाँ नाइंसाफ़ी होती है मैं उसके सामने टीवी पे खड़ा भी हुआ हूँ, लेकिन मैं हरगिज़ उन लोगों की हिमायत नहीं करूँगा जिन्होंने स्टेट से बगावत की, जिन्होंने इदारों पे हमला किया, जिन्होंने रिट ऑफ द लॉ को चैलेंज किया। वो इसलिए कि दुनिया का कोई माशरा आगे बढ़ ही नहीं सकता जहाँ रिट ऑफ द स्टेट ना हो। अमेरिका में मार्शल लॉ नहीं है, एक शख्स जिसने कैपिटल हिल पे हमला किया उसको सजा हो रही है। फ्रांस में 24 घंटे में अदालतें लगी, आधा घंटा दिया वकील को, जिन्होंने बलवे किए थे अभी हालिया, तमाम को सजाएं हो रही है। याद रखिए कि जजा और सजा का कानून जब तक नाफिज नहीं होगा, हमारा माशरा जो है वो आगे नहीं बढ़ सकता। पिछले 6-7 सालों में जो ये इंतशार के वाकयात हुए, अभी तक एक शख्स को सजा नहीं दी गई। तो मैं उन लोगों में नहीं हूँ जो अपॉलोजेटिक होऊंगा। मैं सीधी बात करूंगा, जिसके साथ नाइंसाफी हुई है मैं उसके साथ खड़ूंगा, लेकिन जो इन जराइम में इन्वॉल्व थे उनको सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि रिट ऑफ द स्टेट कायम होनी चाहिए। पीटीआई जो है कौमियत पे आ गई है, पख्तूनख्वा इस्तेमाल कर रही है, तो इस हवाले से क्या कहेंगे? और दूसरा, जो पीटीआई के वर्कर जेल में हैं, उनकी तरफ से कोई माफ़ी मांगेंगे ताकि उनकी रिहाई हो जाए? ताकि देखिए, जहाँ तक आपने कहा कि ये पश्तून कार्ड जो इस्तेमाल हो रहा है, ये इंतहाई अफसोसनाक है। याद रखिए कि इस कश्ती में पश्तून, बलोच, पंजाबी, सिंधी हम सब सवार हैं। अगर ये कश्ती डूबेगी, खुदा ना ख्वास्ता, हम सब डूबेंगे। ये पश्तून कार्ड जो आज इस्तेमाल हो रहा है, तो ये नफरत फैला रहे हैं, ये तकसीम पैदा कर रहे हैं, ये उन नौजवानों को इश्तियाल दिला रहे हैं। ये इंतहाई अफसोसनाक है। मैं इसकी मजम्मत करता हूँ। मैं समझता हूँ कि हमें चाहिए कि लोगों को मिसगाइड ना करें, नौजवानों को मजीद मिसगाइड ना करें, उनको कौमी धारे में लाएं। हम जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये जंग लड़ रहे हैं वर्करों की, उसका मकसद ही है, मैंने खुल्ला कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन करने के मैं खिलाफ हूँ। मैंने सबके सामने कहा है। वो इसलिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक प्लेटफॉर्म है सियासी, जिस पे तमाम पाकिस्तान से नौजवान और लोग आए, और जब वो आते हैं वो प्लेटफॉर्म जो है कौमी यकजहती का प्लेटफॉर्म बनना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं है कि उस प्लेटफॉर्म को अपनी इक़्तिदार के लिए इस्तेमाल किया गया। इन वर्कर्स को इक़्तिदार के खातिर मुश्किलात में डाला गया। जिस मुश्किलात का आप जिक्र कर रहे हैं, इसकी जिम्मेदारी क़यादत पे है। ये जो क़यादत है, इन्होंने नौजवानों को मिसगाइड किया, इन्होंने ये तकलीफात के जिम्मेदार है। मैं नहीं जिम्मेदार। मैं वो शख्स हूँ जो यहाँ खड़े होकर, लोग कहते हैं कि आप अचानक सामने आए, मैं 8 साल यहाँ खड़े होकर बारहा ये कहता था, और आप गवाह है मीडिया के
کہ یہ تصادم کی سیاست پاکستان تحریک انصاف کو، اس کی قیادت کو، پاکستانی معیشت کو، پاکستانی جو نیشنل سیکیورٹی ہے اس کو یہ دشواریاں پیدا کرے گی، اس کو یہ لے ڈوبے گی۔ تو پہلے دن سے میں کہہ رہا تھا، آج بھی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ اگر آپ نے قیادت نے ہوش کے ناخن نہیں لیے اور آج جو وکلا اپنی سستی سیاست چمکانے کے لیے جس راستے پہ پاکستان تحریک انصاف کو ڈال رہے ہیں، یاد رکھیے کہ ایک وقت تھا، ذوالفقار علی بھٹو کا یہ بیان مجھے ابھی تک یاد ہے کہ انہوں نے کہا تھا دریائے سندھ لال ہو جائے گا، انڈس ول ٹرن ریڈ اگر مجھے کچھ ہوا۔ ان کے جو وہ تھے انہوں نے گردن نہیں جھکائی، وہ پھانسی کے کٹہرے پہ چلے گئے۔ اس کے بعد جن لوگوں نے ان کی جو لیگیسی کو کیش کیا وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ یاد رکھیے آج جو پارٹی اور پارٹی کی قیادت بشمول عمران خان جو فاؤنڈنگ چیئرمین ہیں جیل تک پہنچے ہیں، اس کے ذمہ دار وہ ہیں اور ان کی وہ جو لوگ ہیں جو آج پارٹی چھوڑ کے چلے گئے ہیں، جو یہاں کھڑے ہو کے کہتے تھے کہ میں ایزی لوڈ پہ ہوں، تمام کے تمام ڈاؤن لوڈ ہو کے چلے گئے ہیں۔ یا آج بھی ہوش کے ناخن لینے کا وقت ہے، ورنہ میں آپ کے سامنے یہ پبلکلی ریکارڈ کرنا چاہتا ہوں، مجھے ٹریجڈی نظر آ رہی ہے۔ اللہ پاکستان کو مزید ٹریجڈی سے بچائے۔ ذوالفقار علی بھٹو کی ابھی تک لیگیسی ہے، وہ ایک داغ ہے جس کی تکلیف آج بھی محسوس ہوتی ہے۔ ہمیں یہ تصادم کی سیاست چھوڑنی چاہیے، ہمیں ایک مثبت قومی نیشن بلڈنگ کی سیاست کرنی چاہیے۔ بابر صاحب یہ بتائیے گا، پاکستان تحریک انصاف یہ کہتی ہے کہ جب یعنی جو آپ ہیں وہ مخالف قوتوں کے اعلیٰ کار ہیں، جبکہ اکبر ایس بابر صاحب جو ہے جب بھی پاکستان تحریک انصاف پہ کوئی مشکل کھڑی ہوتی ہے تو یہ مشکل کے ساتھ جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کے لیے مزید مشکل کھڑے کرتے ہیں۔ آپ سادہ الفاظ میں سمجھا دیجیے گا کہ آپ پارٹی چیئرمین بھی نہیں بننا چاہتے، آپ کوئی الیکٹورل سیاست بھی نہیں کرنا چاہتے، اکبر ایس بابر صاحب پاکستان تحریک انصاف سے کیا چاہتے ہیں؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ عرض کروں کہ میں مشکل وقت کا ساتھی ہوں، اور آپ کہیں گے وہ کیسے؟ اس کی ایک تاریخ ہے۔ پاکستان تحریک انصاف جب 2002 الیکشن کے بعد تقریباً سیاسی صفحہ ہستی سے مٹ گئی تھی تو ہم چند لوگ ہوتے تھے۔ میں روزانہ عمران خان کو ان کے گھر سے اٹھا کے دفتر لے کے جاتا تھا، یہاں اسلام آباد میں کورڈ بازار روڈ پہ۔ وہ مجھے اکثر یہ کہتے تھے کہ اکبر میری جماعت آپ کی گاڑی میں، تیری گاڑی میں آ جاتی ہے، اتنی چھوٹی ہو گئی ہے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ کمرے میں ہم بیٹھے ہوتے تھے گھنٹے گھنٹے، وہ کہتے تھے کہ میری جماعت اس کمرے میں آ جائے گی، یہ آپ پوچھ لیجئے عمران خان سے۔ 12 یہ کہتے تھے۔ مشکل ترین وقت تھا، 10 سال ہم نے پارٹی کی برانڈنگ کی، 2011 تک ہمیں ٹانگا پارٹی کا لقب دیا جاتا تھا۔ اگر میں اپرچونسٹ ہوتا تو میں اس مشکل ترین وقت میں ان کا ساتھ نہ دیتا۔ میرا 2011 میں عمران خان نے مجھے ایک پیغام دیا لکھ کے، جو ان کے وکیل انور منصور خان نے یہاں الیکشن کمیشن کے سامنے پڑھ کے سنایا، جس میں انہوں نے کہا کہ اکبر آئی پینڈرڈ یو، یہ ان کے لکھے ہوئے الفاظ ہیں، آئی فورسڈ یو ٹو ٹیک مور ریسپانسبلٹیز، میں زبردستی آپ کو زیادہ ذمہ داری دیتا تھا، یو آر دا نمبر 2 ان دا پارٹی۔ یہ ان کا لکھا ہوا بیان ان کے اپنے وکیل نے پڑھ کے سنایا ہے۔ تو ایک شخص جو پارٹی میں نمبر 2 تھا، پارٹی سیاسی طور پہ پیک کر رہی تھی، میں کیوں کھڑا ہوا؟ میں ان اصولوں پہ کیوں کھڑا ہوا کہ پارٹی میں کرپشن ہو رہی ہے، پارٹی میں بے ضابطگیاں ہو رہی ہے، پارٹی میں ریئل اسٹیٹ کا مافیا بن گیا ہے؟ یہ دیکھیے میں آپ کو دکھاتا ہوں ایک اور ثبوت۔ یہ الیکشن کمیشن کے سامنے میری درخواست ہے دسمبر 2012 کی، یہ دیکھیے دسمبر 2012 کی یہ میں نے درخواست دی تھی کہ اس وقت جو انٹرا پارٹی الیکشن ہو رہے ہیں اس پہ دھوکہ ہے، فراڈ ہے۔ تو اگر میں مشکل وقت میں ان کے ساتھ نہ دیتا اور اپرچونسٹ ہوتا تو جب پارٹی پولیٹیکلی پیک کر رہی تھی میں ان کو چیلنج نہ کرتا۔ میں نے مقابلہ کیا ہے اس اسٹیبلشمنٹ کا جب عمران خان کہتے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ اور ہم 1 پیج پہ ہیں، جب وہ کہتے تھے اس سے بڑی جمہوری اسٹیبلشمنٹ کوئی نہیں ہے۔ 3.5 سال میں نے فنڈنگ کا کیس یہاں کبھی کبھی اکیلے کھڑے ہو کے لڑا۔ میں مشکل وقت میں کھڑا ساتھ دیتا ہوں، اور جب سامنے بڑے سے بڑی طاقتور ہو، کیونکہ میں اللہ کے سوا کسی کا حکم نہیں مانتا۔ ضروری بات ہے، قانون انتہائی ضروری ہے، آپ کے اگینسٹ ہو رہی ہے وہ چیز، وہ میں ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں۔ کوئی انتخابی نشان بھی آپ نے سوچ رکھا ہے کہ اگر پی ٹی آئی انتخابی نشان بننے سے محروم ہو جاتی ہے تو کیا انتخابی نشان ہوگا؟ میرا مقصد یہ ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کے انتخابی نشان کو بچاؤں، لیکن اصلاح کے راستے پہ،
کہ شفاف انٹرا پارٹی الیکشن کرائیں, ورکروں کو موقع دیں. ان کا بنیادی آئینی حق ہے. 1988 میں شاید سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ ہے, اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ہر پارٹی کے جو ورکر ہے اس کا یہ آئینی فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ وہ اپنی قیادت کا انتخاب کر سکے. اگر میں نے حق دلوا دیا پی ٹی آئی کو, میرے نزدیک اس سے بڑی کامیابی کوئی نہیں. باخبر رہیے ہر جگہ ہر وقت بر وقت. ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں اور جانیے ملکی اور غیر ملکی حالات و واقعات یقین کے ساتھ.